बीजेपी ने 27 साल का सूखा तो खत्म कर लिया, लेकिन जिन दावों वादों के साथ बीजेपी जमीन पर उतरी है दिल्ली की सियासी जमीन पर, क्या चुनौतियां उसके सामने हैं? डिलीवरी की समस्या तो अब आएगी और जनता अब वेट कर रही है कि वो जो बोल के वो सत्ता में आए हैं वो कब और कैसे पूरा करते हैं। जितना मुश्किल आना होता है उससे ज़्यादा मुश्किल बीजेपी का वहाँ से जाना होता है। केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने मूल काम नहीं करो, आरोप प्रत्यारोप, झूठ, पाखंड और मुफ्तखोरी के आधार पर चुनाव जीतो। दिल्ली सरकार क्या करने वाली है? और चुनौती की यदि आप बात करें तो चुनौती इसलिए है क्योंकि पिछले 11 साल में डेवलपमेंट का कोई ब्लूप्रिंट ही नहीं बनाया गया। ब्लूप्रिंट बनाया गया तो सिर्फ फ्री बीज का। तो ये जो आपके वादे करे हैं वो मुझे लगता है कि वो वादे भी उतने महत्वपूर्ण हैं। सिर्फ यमुना पे ना उतार देना और कहना है कि सफाई शुरू कर दी, हम 2 साल में सफाई कर देंगे, जनता इससे संतुष्ट नहीं होगी। आप आरती करने जाइए शपथ ग्रहण करने के बाद यमुना पे। ये भी शोरूम बहुत अच्छा बनाती है, गोदाम भले खाली रहे। नमस्कार, अब उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। देखिए, 27 साल का सूखा खत्म करने के बाद देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी ने सरकार बना ली। आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई और बीजेपी ने 48 सीटें जीती। महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी, यानी कि चौथी बार दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री मिली है। अब सवाल यह है, बीजेपी ने 27 साल का सूखा तो खत्म कर लिया, लेकिन जिन दावों वादों के साथ बीजेपी जमीन पर उतरी है दिल्ली की सियासी जमीन पर, क्या चुनौतियां उसके सामने हैं? किस तरह की रणनीति आगे रहने वाली है? और जो वादे चुनाव के दौरान किए गए वो किस तरीके से पूरे होंगे? क्या उसका कोई मास्टर प्लान, कोई खाका कहीं नजर आ रहा है, या अभी और वक्त लगेगा उसको नजर आने में, क्योंकि विपक्ष ने अभी से हमला करना शुरू कर दिया है? और दूसरी ओर सवाल ये भी कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गजों की जो हार हुई है उसके बाद उनका सियासी भविष्य किस ओर जाता हुआ दिख रहा है, इस पर भी बात करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। समीर चौगावकर जी हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, अवधेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद है, राकेश शुक्ला जी हमारे साथ हैं, रामकृपाल जी हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं। आप सबका बहुत स्वागत है और इनसे जानेंगे खबरों के खिलाड़ियों से कि आखिर जो सियासी सरगर्मी चल रही है पूरी इस वक्त राजधानी दिल्ली में, उसके मायने क्या निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले आपसे पूर्णिमा जी शुरुआत करेंगे। देखिए, दिल्ली को चौथी महिला मुख्यमंत्री तो मिल गई हैं, लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी जीती, जो आम आदमी पार्टी के दावे थे, अब वो सब कहानी पीछे छूट गई। अब आगे की कहानी देखनी है। क्या चुनौतियां बीजेपी के सामने, दिल्ली के मुख्यमंत्री के सामने दिख रही हैं? और बहुत चैलेंजिंग सारी चीजें होने वाली हैं। शीला दीक्षित का भी एक उदाहरण है, तमाम अलग अलग तरह के उदाहरण है, खुद सुषमा स्वराज का उदाहरण है। किस तरह से आगे क्या होना चाहिए, क्या होगा, लग क्या रहा है? आदर्श जी, 27 साल के बाद बीजेपी की सरकार आई है तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि वो अपने आप को पहले उनको स्टैब्लिश करना है और जो यहाँ का जो लोकल जो समस्याओं का अंबार खड़ा है इनके सामने, उसको पहले टैकल करना है। दिल्ली की देखिए, सरकार के पास बहुत ज़्यादा करने को नहीं होता है। लोकल इश्यूज़ ही मेन होते हैं उनके। प्रदूषण की समस्या है, सड़कों की समस्या है, बिजली पानी की समस्या है। तो इसको जब तक बीजेपी सत्ता से बाहर थी उसके लिए बहुत आसान था आम आदमी पार्टी की सरकार को क्रिटिसाइज़ करना, लेकिन टैकल करना उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होगी, क्योंकि प्रदूषण की समस्या दिल्ली की लोकलाइज्ड समस्या नहीं है। पानी की जो समस्या है, ड्रिंकिंग वाटर की समस्या यहाँ रहती है, वो टैंकर माफिया हावी रहता है, उसमें भी बीजेपी को बहुत सारी मुश्किलें आने वाली हैं कि उसको कैसे वो सुलझाएंगे। जो यमुना का इन्होंने सबसे पहला तो सबसे टॉप मोस्ट एजेंडा में यमुना को रखा था। यमुना का पोल्यूशन भी सिर्फ दिल्ली की लोकलाइज्ड समस्या नहीं है, वो समस्या भी इनको कई सारे राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट करके ही वो उसको हल कर सकते हैं। तो अब ये देखना होगा कि डिलीवरी फ्रंट पे इनका कितना सक्सेसफुल ये रहते हैं, सक्सेस रेट क्या रहती है, क्योंकि दिल्ली में समस्याएं तो बहुत है। पिछले 10 साल में यहाँ पर मिस गवर्नेंस बहुत ज़्यादा हुआ है, हमने देखा है। छोटी छोटी चीज़ें, सड़कों की हालत इतनी बुरी हो गई है कि आपका गाड़ी लेके रोड पर चलना दूभर है। कचरा का अंबार, अब कहीं पे देख लीजिए, दिल्ली में ये हालत नहीं रहती थी, लेकिन कचरे हमारे दिल्ली की एक लैंडमार्क बन गए हैं, पहचान बन गए हैं। कूड़े का जो ढेर पहाड़ बनता जा रहा है वो भी एक लैंडमार्क बन गया है। तो अब बीजेपी को सिर्फ अब भाषणबाजी का दौर खत्म हुआ, डिलीवर करने का समय आया। हम देखेंगे कि वो कैसे डिलीवर करते हैं, क्योंकि उनका कोई प्लान जो सामने है वो तो दिखाई नहीं दे रहा है कि वो इन समस्याओं से जूझने के लिए आगे क्या उनके पास रणनीति है। सबसे बड़े समस्या ये भी है कि बड़े बड़े वादे तो उन्होंने कर दिए हैं, 2500 दे देंगे, सिलेंडर फ्री कर देंगे, 500 में दे देंगे। तो डिलीवरी की समस्या तो अब आएगी और जनता अब वेट कर रही है कि वो जो बोल के वो सत्ता में आए हैं वो कब और कैसे पूरा करते हैं।
बड़ी बात आप कह रही हैं, कब और कैसे पूरा करते हैं, देखिए इस पर बात होगी सर। कब और कैसे पूरा करते हैं, क्या अभी बहुत जल्दी नहीं है? एक और दूसरा, चुनाव में तो सभी दल अपने अपने वादे करते हैं, सबने जिस तरीके से हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे, एक तरीके से दिल्ली में तो सियासी सेल लग गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके आपको डिलीवरी करनी होगी। चुनौती अभी से है। सबसे बड़ा तो मुझे यमुना नजर आती है, यमुना का जो मुद्दा उठाया गया और जिस तरीके से बताया गया कि भाई जादू की छड़ी टाइप कुछ है कि आएंगे और साफ कर देंगे। देखिए क्या होगा नहीं होगा इसका कोई बहुत स्पष्ट संकेत तो नहीं दे सकते, लेकिन जो अतीत के जो अगर हम देखें पिछले जो अनुभव हैं और पिछले जो वास्तविकता है उसके हिसाब से मैं कहूँगा कि एक फिल्म आई थी अतिथि तुम कब जाओगे। तो बीजेपी जहाँ एक बार घुसती है वो उसी अतिथि की तरह बैठ जाती है, जल्दी निकलती नहीं है। अब आप देखिए हरियाणा में तीसरी बार, गुजरात में चौथी पांचवी बार तो छोड़ दीजिए, जितना भी है मध्य प्रदेश में वही है, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन जगहों पर। जबकि दिल्ली की मैं फिर कह रहा हूँ कि दिल्ली की उतनी समस्या कठिन नहीं है जितनी स्टेट की होती है। उसका एक रीज़न है, जो बाकी राज्य हैं उनकी अपनी एक कल्चरल आइडेंटिटी होती है जिससे जूझना बहुत कठिन काम होता है। दिल्ली एक रिफ्यूजी कॉलोनी की तरह है जिसकी अपनी कोई कल्चरल आइडेंटिटी नहीं है, कोई ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन, स्टेट कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, जहाँ पे लोग ये भी जानते हैं कि दिल्ली की समस्याएं कोई अपनी दिल्ली की समस्याएं नहीं हैं, बल्कि जैसे दिल्ली हुआ वो बहुत राज्यों की समस्याएं हैं। तो जनता ये जानती है कि कोई जादू की छड़ी नहीं है कि अचानक हवाएं दिल्ली में प्रदूषित हवाएं आना बंद हो जाएंगी, फलाना हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ये है कि बीजेपी जहाँ भी जाती है वो दोबारा सत्ता में आती है, तीसरी बार आती है, तो कहीं न कहीं उसका जो मासेस का जो बहुसंख्यक, वो बहुसंख्यक का मतलब मैं मेजॉरिटी कह रहा हूँ, किसी धर्म विशेष से नहीं कह रहा हूँ, जो ये मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है, उसके लिए कहीं ना कहीं उसका विश्वास जीत लेती है, अदरवाइज दोबारा नहीं आती, सीधी सीधी बात है। और दिल्ली में बीजेपी के लिए वो चीज़ इसलिए आसान है कि देखिए दूसरे की सरकार रहने पर भी आप दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में, दिल्ली से राजस्थान 5 घंटे में, फलाना से फलाना, आपकी रैपिड रेल शुरू हो गई, साहिबाबाद से आप सराय काले खां आ सकते हैं बिल्कुल मिनटों में। तो मेरा कहना है कि सेंटर के पास बहुत पैसा है, सेंटर की जो कीमतें हैं गडकरी जी ऑलरेडी कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर। रही दिल्ली में मैनेज करने की बात, तो मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली बाकी राज्यों की तुलना में एक अमीर शहर है, राजधानी है। ये इसकी हालत बाकी जैसे आप कहते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान, उनकी जैसी नहीं है। तो मुझे लगता है कि चीज़ें टैकल करेंगे और जो वोटर है वो भी ये जानता है कि कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि 0 से आपने स्टार्ट किया तो 100 पर अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो फेल है, ऐसा नहीं है। आप शुरुआत कीजिए, थोड़ा दिल्ली बदतर से बेहतर हो, सबसे अच्छी हो, स्विट्ज़रलैंड हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इस चीज़ में मुझे ऐसा लगता है कि कामयाब रहेंगे। और जैसा फिर मैं कह रहा हूँ कि एक बार बीजेपी का आना मुश्किल होता है, जितना मुश्किल आना होता है उससे ज़्यादा मुश्किल बीजेपी का वहाँ से जाना होता है। देखिए जितना मुश्किल आना होता है उतना ही मुश्किल जाना होता है, ये बड़ी बात है। अवधेश सर, जिस तरीके से गुजरात मॉडल, अलग अलग राज्यों के मॉडल हम सुनते रहे हैं, तो क्या जल्दी ही दिल्ली मॉडल सुनने को मिलेगा? और सुनने को मिलेगा तो जो मूलभूत चुनौतियां हैं, जिनके दावे वादे हम देखते रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए वक्त भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। जो आरोप प्रत्यारोप आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार के बीच में हम देखते रहे, वो भी अड़चने अब दूर हैं। किस तरीके से होगा मास्टर प्लान एक, और उसी एजेंडे पर काम होगा, उसी तरीके से फोकस होगा? क्योंकि अभी देखिए महिला मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उनको लेकर अभी से विपक्ष सवाल उठाने लगा, रबर स्टैम्प की बातें करने लगा। देखिए एक आधार इस समय आम आदमी पार्टी का कार्य न करना है दिल्ली में, ये ध्यान रखिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार जो आई है इस समय केंद्र में, रेखा गुप्ता, दिल्ली में रेखा गुप्ता के नेतृत्व में, उसकी पृष्ठभूमि ये है कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने मूल काम नहीं करो,
आरोप प्रत्यारोप, झूठ पाखंड और मुफ्तखोरी के आधार पर चुनाव जीतो और जो कुछ भी थोड़ा बहुत केंद्र का काम है उसका श्रेय लो और काम न करने का दोष चाहे केंद्र पर या अलग राज्यों पर डालो। तो ये एक कैरेक्टर पॉलिटिक्स का सत्ता का दिल्ली में डेवलप हुई। तो उनका जो मूल राय है कि शासन न करने को ही शासन, नो गवर्नेंस को गवर्नेंस बनाया है, उसमें थोड़ा भी जब काम होता है ना तो लोगों को लगता है तुलना तो आप उसी से करेंगे ना, तो वहां से फिर बहुत ज्यादा तो नॉर्मली अगर आप पृष्ठभूमि देखें तो समस्या नहीं है, क्योंकि पृष्ठभूमि में काम नहीं है। सेकंड बात है कि अभी जो आम आदमी पार्टी की आलोचना क्या है फ्री बीज को है कि महिलाओं के जो 2500 रुपये महीने की घोषणा हुई पहले मीटिंग में क्यों नहीं गई। वो देंगे, वो जब घोषणा हुई है तो उसके लिए जरा थोड़ी बैठक करके पैसे आ जाए कैसे आ जाए वो सब घोषणा करेंगे। और जो भी है प्रधानमंत्री का कमिटमेंट है कि जो भी कल्याण का, हालांकि उसमें शब्द है कि कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी। अब कल्याणकारी में बाकी क्या है, क्योंकि उन्होंने घोषणाएं की हैं। तो आम आदमी पार्टी की अभी आलोचना उस विषय पर है क्योंकि उसी कल्चर को आम आदमी पार्टी ने जीवित किया था राजनीति में, जिसको बाकी पार्टियों ने मजबूरी में कि अब हमको चुनाव जीतना है, कुछ हताशा में, कुछ ने मजबूरी में उसको स्वीकार किया। तो वहाँ है उनके को उस कैरेक्टर को बनाए रखना है। दिल्ली, जैसा डॉक्टर राम कृपाल जी ने बताया है कि देखिए दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन शहर है, इसमें गांव है, थोड़े बहुत गांव है, इसका काम करना कठिन नहीं है। दिल्ली की समस्या पहली क्या है, सड़कें आपकी गड्ढी बदली हुई है, टूटी हुई है, उसको टाइम बाउंड में सड़कों को तात्कालिक रूप से उसका विस्तारीकरण, बाकी बाद हो उसको मरम्मत करके चलने के योग्य बनाया जा सकता है। सेकेंड, जितने भी फ्लाईओवर वगैरह हैं उनमें कोई पेंट नहीं हुआ है, जो फुट ओवर ब्रिज है वो पेंट नहीं है, जंग लगे, तो उन सबको टाइम बाउंड में थोड़ा ठीक किया जा सकता है, जो दूसरा काम। तीसरा जो महत्वपूर्ण काम इस दिल्ली में है वो है यमुना की शुद्धता, सफाई। शुद्धता तो अभी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि यमुना इतने गंदे नाले में परिणत हो गई है कि उसमें विश्वास पैदा करना कठिन है। लेकिन यमुना पर जिस ढंग से फोकस है, रेखा गुप्ता मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण के बाद जिस वहाँ जाके आरती किया है वासुदेव घाट पर, उसका एक संदेश है कि यमुना हमारी प्रायोरिटी में है, प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है। और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो हम सब जानते हैं कि साबरमती नाम की कोई रिवर वहाँ दिखती नहीं थी, लेकिन दूर से पानी ला के उस घोषणा के अनुरूप, और आज कोई जाए तो कोई कहेगा कि यहाँ पहले नदी नहीं रही थी। आप भी चुनाव में गए हैं, आपने देखा होगा, आज तो कोई कह भी नहीं सकता। तो इसलिए 22 किलोमीटर जो यमुना है उसकी जो शुद्ध सफाई का प्रश्न है, तो वो सफाई की अभियान चलेगा। मुझे लगता है कि उसका अविरल निर्मल तो भले नहीं हो, लेकिन रिवर फ्रंट के रूप में लोग उसमें थोड़ा नौका विहार कर सकें, जा सकें, उतनी व्यवस्था एसटीपी वगैरह चालू करके और अपनी योजना से 2-2.5 साल के अंदर हो सकती है। तो इसलिए दिल्ली के काम में मुझे आम आदमी पार्टी आलोचना कर रही है, इतनी बाधा लगती नहीं है। अब आम आदमी पार्टी को उत्तर देना पड़ेगा कि जो काम बीजेपी ने कर दिया है 6 महीने में, 8 महीने में, 2 साल में, वो आपने क्यों नहीं किया 10 साल में। आम आदमी पार्टी को ये जवाब देना होगा। लेकिन सर, राकेश सर, बीजेपी के सामने मुझे एक चुनौती और, रेखा गुप्ता जी के सामने एक चुनौती और दिखती है कि जितनी बड़ी जीत है, बड़ी जीत तो है, लेकिन जितना आसान लग रहा है, ठीक है केजरीवाल, मनीष सिसोदिया नहीं है विधानसभा के अंदर, लेकिन 22 मेंबर तो हैं और वो लगातार इसी तरीके से, जैसे अभी से आतिशी ने शुरू कर दिया सवाल उठाना, वो तो सवाल उठाते रहेंगे। नहीं, देखिए, सबसे जो मौलिक चीज़ है वो ये है कि राजनीतिक दलों के लिए चुनौती होती है चुनाव जीतने की। मुझे अभी तक तो नहीं दिखाई दिया कोई भी राजनीतिक दल चुनाव जीत के सरकार बनाने के बाद काम को चुनौती के रूप में लिया हो। अब दिल्ली में यदि चुनौती के रूप में लेते हैं तो बड़ा धन्यवाद दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, पर चुनौती के रूप में लेते हुए मुझे कभी, वहाँ से चुनौती शुरू होती है जनता की। सरकार बनने के बाद जनता के सामने ये चुनौती आती है कि सरकार काम करेगी, उसकी जो अपेक्षाएं उस पर खरी उतरेगी या नहीं उतरेगी। हाँ, हम लोग अपनी समीक्षा में जरूर कहते कि इस सरकार या इस मुख्यमंत्री के सामने ये चुनौतियां हैं। हम उसे इस रूप में कह सकते हैं कि जो काम नहीं हुए वो काम को किस श्रृंखलाबद्ध तरीके से मौजूदा सरकार करेगी। मुझे लगता है उसमें जो सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए दिल्ली सरकार की, वो होती है जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण की। ये दोनों बड़ी समस्याएं हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली में दूसरी कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है, छोटी छोटी समस्याएं सब होती है, सड़क की, नाली की, लेकिन पानी और वायु ये दोनों जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। अब उसके लिए दिल्ली सरकार क्या करने वाली है
और चुनौती की यदि आप बात करें तो चुनौती इसलिए है क्योंकि पिछले 11 साल में डेवलपमेंट का कोई ब्लूप्रिंट ही नहीं बनाया गया। ब्लूप्रिंट बनाया गया तो सिर्फ फ्री बीज का, और उसी फ्री बीज के हिसाब से ही सरकार चलाने का प्रयास किया गया है। अब डेवलपमेंट की यदि आप बात करें तो मुझे लगता है यमुना सफाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि उसको साफ करने के लिए कोई बहुत बड़ा तांत्रिक प्रक्रिया अपनाने की ज़रूरत है। सिर्फ आपके पास सारी चीज़ें चिन्हित हैं, यहाँ से दूषित पानी आ रहा है, यहाँ गिर रहा है, और ये एसटीपी के काम रुके हुए हैं। उस एसटीपी के काम को हम पूरा करके जो प्रदूषित जल है उसको शुद्ध कर दें। शुद्ध जल को यदि हम अपने यूज में लेने लगे, दिल्ली में जो दिनचर्या रोज प्रतिदिन जो यूज होता है पानी, उसमें लेने लगें, और हरियाणा से जो यमुना का पानी आ रहा है यदि वो शुद्ध जल का भी प्रवाह होने लगेगा तो यमुना अविरल हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यमुना को हम खुद देखेंगे, और उसके पीछे कारण ये है कि अभी अरविंद जी ने जिस साबरमती का जिक्र किया वो साबरमती फ्रंट बनाने वाले हैं पीके मिश्रा जी, जो इस समय पर एडवाइजर हैं पीएमओ में। और मुझे लगता है कि यमुना का काम भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वही पीके मिश्रा जी देखेंगे, और आने वाले 2 साल के अंदर हमें यमुना में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जहाँ तक शुद्ध पेयजल की बात है, नितिन गडकरी जब जल संसाधन मंत्री थे तो पिछले 40 साल से अटकी हुई 3 परियोजनाएं, लखवा, किसाऊ और रेणुका, ये 6 राज्यों के बीच में समझौता नहीं हो पा रहा था। वो 21,000 करोड़ की योजना में समझौता कराए हैं, उससे दिल्ली को 13,000 करोड़ लीटर शुद्ध पेयजल मिलेगा। तो ये पानी की समस्या भी कोई बहुत बड़ी ऐसी समस्या नहीं कि जिसका समाधान ना हो सके, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और फ्री बीज के जरिए जीतने की जो फार्मूला था, उसके चलते दिल्ली जो राजधानी है वो आज बाकी राज्यों से पीछे खड़ी दिखाई दे रही है। बाकी राज्यों से तो पीछे खड़ी है, लेकिन फ्रीबीज के साथ ही तो इन चुनौतियों को भी पार पाना होगा ना भाई। आपने कहा ना हम लोक भवन योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, फ्रीबीज की घोषणाएं आपने भी की, और साथ ही मैं इसमें जोड़ देता हूँ केजरीवाल जी का सियासी भविष्य, सियासी सफर किस ओर जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल ने फ्रीबीज की राजनीति अगर 10 साल की है, तो भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव का घोषणा पत्र 3 संकल्प पत्र जारी करे तो उसे विस्तार देने का ही काम करा। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहा कि जो अरविंद केजरीवाल फ्री की स्कीम देते हैं हम उसे बंद कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उससे बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की है फ्री स्कीम की अगर बात करें तो। अब कई चुनौतियां होगी, और अरविंद केजरीवाल को आप दिल्ली की राजनीति से खत्म नहीं माना जा सकता। आज भी अरविंद केजरीवाल को 43% का वोट बैंक उनके साथ है, वो 22 एमएलए उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी और उनका वोट बैंक अगर आप देंगे तो 2 से 2.25% का वोट बैंक का फर्क है। ठीक है, चुनाव अरविंद केजरीवाल खुद हारे हैं, उनकी पार्टी बुरी तरीके से हारी है। वो इस कारण हारी कि उन्होंने जो जनता से उम्मीदें भरोसा दिलाया था, जनता को जो वादे किए थे, वो कई वादे पूरा करने में वो असफल रहे। सबसे बड़ा वादा यमुना सफाई का था, जिस पर बाद में वो उन्हें यह कहते रहे कि यमुना के आधार पर वोट नहीं मिलता, सफाई के आधार पर। और फिर बाद में कहा कि मैं जब तीसरी बार सत्ता में आऊँगा तो मैं यमुना की सफाई जरूर करूँगा। जनता ने उस पर भरोसा नहीं किया तो अरविंद केजरीवाल को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अब देखिए, रेखा गुप्ता के पास बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि चुनौतियां इसलिए नहीं होंगी कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार है और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कि दिल्ली जैसे राज्य के मुख्यमंत्री को चुनौती तब होती है कि राज्य में आप मुख्यमंत्री हो, केंद्र में किसी और की सरकार हो, जब आपको केंद्र से तमाम चीज़ों के लिए अनुमति लेना है, एलजी के साथ आपको सामंजस्य बिठाना है और प्रदर्शन करना है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रेखा गुप्ता के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब व्यक्ति केंद्र में प्रधानमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर। तो अब उन्हें जो राज्यपाल से टकराव या केंद्र के असहयोग वाली स्थिति रही है केजरीवाल के साथ, वो उन्हें फेस नहीं करना पड़ेगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो घोषणाएं की थी, मुझे लग रहा है वो चुनौती होगी। जैसे आपको 25 रुपये महिलाओं को देना है, आपने कहा है 8 मार्च को महिला दिवस पर हम इसको जारी कर देंगे। आपको 21,000 रुपये और 6 पोषण किट गर्भवती महिलाओं को देना है। आपको 5 रुपये में अटल अन्न योजना महिलाओं को देना है। आपको 500 रुपये में गरीब महिलाओं को सिलेंडर देना है। होली और दिवाली पर मुफ्त में सिलेंडर देना है। तो ये जो आपके वादे करे हैं, वो मुझे लगता है कि वो वादे भी उतने महत्वपूर्ण हैं। सिर्फ यमुना पे ना उतार देना और कह देना कि सफाई शुरू कर दी, हम 2 साल में सफाई कर देंगे, जनता इससे संतुष्ट नहीं होगी। आप आरती करने जाइए शपथ ग्रहण करने के बाद यमुना पे, लेकिन असली आरती तो तब होगी कि हर घर की महिला और हर घर का परिवार का सदस्य ये बोले कि भैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और जो उन्होंने वादे किए थे वो तत्काल लागू शुरू हो गए हैं। हालांकि पहली बैठक में आयुष्मान का उन्होंने घोषणा कर दी, लागू होगी, 5 लाख केंद्र सरकार देगी, 5 लाख राज्य सरकार देने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि चुनौतियां बहुत है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो घोषणाएं की थी और भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र में कहा था, उसे लागू करना बड़ी चुनौती होगी। लेकिन चूंकि यह चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के नाम और प्रधानमंत्री मोदी
मोदी के गारंटी पर लड़ा गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा था कि भाई मैं जो गारंटी दे रहा हूँ वो सारी पूरी होंगी। तो प्रधानमंत्री मोदी को देखकर रेखा गुप्ता के नाम पर तो भारतीय जनता पार्टी ने वोट नहीं मांगा था, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और नरेंद्र मोदी के कमिटमेंट पर दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटों का मैंडेट दिया है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी की भी जिम्मेदारी होगी कि वो उसे पूरा करेंगे। तो मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी एक मुख्यमंत्री से ज़्यादा दिल्ली की सरकार पर नज़र रखेंगे कि उनकी किए हुए वादों को सरकार कैसा पूरी कर रही है। और जब केंद्र से प्रधानमंत्री मोदी का सहयोग होगा, अमित शाह जैसे संगठनकर्ता व्यक्ति का सहयोग होगा, तो मुझे लग रहा है रेखा गुप्ता के लिए एक सहयोग रहेगा। रेखा गुप्ता उसको कितना इम्प्लीमेंट कर पाती है देखने वाली बात होगी। अगर वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है तो पहले जैसी स्थिति नहीं होगी 1993 जैसी कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है 5 साल के लिए, और 5 साल में आपको 3 मुख्यमंत्री देना पड़ता है। मदन लाल खुराना को दो, साहिब सिंह वर्मा को दो, फिर 58 दिन के लिए सुषमा स्वराज को बना दो, और फिर 27 साल के लिए सत्ता से बाहर हो जाओ। तो 5 साल का आपका कार्यकाल देखकर ही जनता ने आपको 27 साल के लिए सत्ता से बाहर किया था। तो अब 27 साल के लिए बाद आप सत्ता में लौटे हो तो आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अगले 27 साल आप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बना रहे, या कम से कम भारतीय जनता पार्टी ये कह सके आने वाले दिनों में कि जो शीला दीक्षित ने दिल्ली के अंदर 15 साल और 48 दिन का जो सरकार चलाई थी उसका रिकॉर्ड हमने तोड़ा है। यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी है। दोनों मिलकर कैसा प्रशासन दिल्ली को देते हैं ये देखना बाकी होगा। ये बड़ी बात है, ये देखना बाकी होगा। विनोद सर, जिस तरीके से सर कह रहे थे, केजरीवाल जी ने लोकसभा में कहा था कि भाई मुझे जेल जाने से रोकना है तो आप वोट दीजिए, जनता ने अपना भरोसा उस पर दिखा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि मेरी गारंटी है जो मैं कह रहा हूं, जनता ने दिल्ली के चुनाव में उस पर भरोसा जता दिया। भरोसा तो जनता ने जता दिया मोदी की गारंटी पर, लेकिन अब जो चुनौती है, मैं इसलिए आप सबसे ये पूछ रहा हूं कि वो कांटों भरा रास्ता तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वादे, और चुनाव में तो वादे किस तरीके से होते हैं मेरे से बहुत बेहतर तरीके से आप लोग जानते हैं। देखिए, जब कोई भी नई सरकार बनती है तो चुनौतियां तो होती हैं उसके सामने, और वो भी इतने लंबे अंतराल के बाद अगर किसी पार्टी की सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, तो निश्चित रूप से चुनौतियां हैं। मैंने अपने कॉलम कुरुक्षेत्र में लिखा भी है क्या क्या चुनौतियां हैं रेखा गुप्ता के सामने। दरअसल बाकी काफ़ी चीज़ें हमारे पूर्व वक्ताओं ने इंगित कर दी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासन करना जानती है और उसको अभी बहुत जल्दबाजी है कुछ भी टिप्पणी करना, और मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। अभी एक दिन शपथ लिए हुआ है और अगले दिन आपने जो है उठा दिया सवाल कि 2500 का वादा पूरा करें। समय दीजिए, कम से कम 6 महीने का कूलिंग पीरियड हर विपक्ष जो है हर पार्टी सरकार देती है। तो अभी आम आदमी पार्टी को विपक्ष में रहने का थोड़ा सा अनुभव उनको था नहीं, अब उनको विपक्ष की राजनीति भी सीखनी पड़ेगी कि जिम्मेदारी के साथ कैसे की जाए। सत्ता की तो कर चुके 11 साल। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का डिलीवरी सिस्टम थोड़ा अलग तरह का है, वो कुछ यूनिक डिलीवरी सिस्टम है। वो वादे मान लीजिए करती है, लेकिन वो कुछ ऐसे काम कर देती है जिससे लोग उन वादों को भूल जाते हैं। जैसे 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, लेकिन 370 हटा दिया, तो 370 हटा दिया तो 2 करोड़ का वादा लोग भूल गए, समझे। उसने किसानों की आमदनी दुगनी करने का वादा किया था, लेकिन राम मंदिर बनवा दिया तो भूल गए। तो ये सेमी डिलीवरी का सिस्टम है उनका। और तीसरी बात यह है, रामगोपाल जी ने बहुत सही बात कही कि भारतीय जनता पार्टी को जितने आने में जितनी मुश्किल लगती है उतनी मुश्किल से जाती भी है। उसका एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जब आ जाती है तो उसके सामने जो विपक्ष होता है उसकी कमजोरी का फ़ायदा जम के उठाती है। वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मतलब कांग्रेस ज़्यादातर राज्यों में उसके विपक्ष में है। क्षेत्रीय पार्टियों के सामने थोड़ा भाजपा को चुनौती ज़्यादा देखनी पड़ती है। वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, ठीक है, इस बार 17 के बाद 22 में फिर भाजपा जीत गई, लेकिन चुनौती वहाँ रहती है। बिहार में वो बिना नीतीश कुमार के जीत नहीं पाती, बंगाल में भी चुनौती है उसके सामने, लेकिन कांग्रेस के सामने वो ज़रा आसानी से जीत जाती। कर्नाटक इसका एक अपवाद जरूर है कि वहाँ पर कांग्रेस ने 2-3 बार उसको हराया है। तो ये जी राजस्थान भी, हाँ राजस्थान भी अपवाद है, हिमाचल भी अपवाद है, लेकिन ज़्यादातर जिन राज्यों में लंबे समय तक वो है वहाँ कांग्रेस की कमजोरियों ने उसको और उसका रास्ता आसान किया है। क्योंकि कई बार बहुत इनकम्बेंसी दिखाई पड़ती है, लेकिन पता लगा नतीजा आता है तो भाजपा जीत जाती है। तो कहीं ना कहीं सामने वाला पहलवान जो है कुश्ती लड़ने में कमजोरी जो करता है ना, उसका भी फायदा मिलता है। और इसके लिए सामने वाला पहलवान जो जीतता है वो दोषी नहीं है, वो जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार वो है जो हारता है, क्योंकि उस अपनी कमी से हारा ना वो। दिल्ली की जहाँ तक बात है, दिल्ली में वादे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत किए हैं, और दिल्ली में भाजपा की पुरानी जड़ें हैं, और दिल्ली में भाजपा का सॉलिड 38% वोट जो है वो है। इस बार उसको वोट भी मिला है जो लोकसभा में उसको मिलता था लेकिन विधानसभा में नहीं मिलता था। वो करीब 10% वोट उसको मिला, जिससे उसका नंबर जाके 46 के आसपास बैठ गया, 46% के आसपास। आम आदमी पार्टी अभी भी 43% पर है, उसका 8-10
10% का नुकसान जो हुआ है, थोड़ा कांग्रेस को गया, बाकी बीजेपी को गया है, उसको उस वोट को अपने रिटेन करते हुए आगे बढ़ना है। अब बीजेपी रेखा गुप्ता जी के सामने बाहर की जो चुनौतियां वो तो हैं ही, लेकिन उनके सामने आंतरिक चुनौतियां भी होंगी जिनकी चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो मौजूदा उसमें बहुत सारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। साहब सिंह वर्मा के जो बेटे प्रवेश वर्मा जो अरविंद केजरीवाल को हराया है, पूरे शपथ ग्रहण में अगर आप उनके तेवर देखें, उनकी भावभंगिमा देखें, तो आपको लगेगा कि उनके अंदर कितनी बेचैनी है। ठीक है, और ऐसा नहीं है, ये बेचैनी विजेंद्र गुप्ता के अंदर भी होगी, ये बेचैनी आशीष सूद के अंदर भी होगी, औरों के अंदर भी होगी। अब वो रेखा गुप्ता जी को कितना सफल होने देंगे आंतरिक रूप से, वो भी एक चुनौती है जिससे उनको निपटना है, लेकिन उसको उसमें हाईकमान का पूरा सपोर्ट मिलेगा। प्लस पॉइंट ये, सिल्वर लाइनिंग ये है दिल्ली सरकार के लिए, रेखा गुप्ता जी के लिए, कि केंद्र में भी उनकी सरकार है और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली गारंटी दी है, तो उनको केंद्र से वो दिक्कतें नहीं आएंगी जो दिक्कतें अरविंद केजरीवाल को आती थी। अब वो अलग बहस है कि अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है, केंद्र जिम्मेदार है या दोनों जिम्मेदार हैं, वो टकराव की राजनीति जो है अब खत्म हो गई है। तो कम से कम दिल्ली की जनता को ये उम्मीद है कि कुछ अच्छे काम हो सकेंगे। एक बात मैं बता दूं, रिवर फ्रंट यमुना के जल्दी बन जाएगा, क्योंकि रिवर फ्रंट वो शोकेस होगा जिसको बीजेपी पूरे 5 साल दिखाएगी। बीजेपी शोरूम बहुत अच्छा बनाती है, गोदाम भले खाली रहे लेकिन शोरूम बढ़िया होना चाहिए, तो शोरूम तो बना देगी। बाकी जो वादे हैं वो कितने हद तक पूरी करेगी, बजटीय प्रोविजन क्या होगा, जो वित्तीय चीज़ें, वो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि बीजेपी अपने हिसाब से अपने को इतना मजबूत कर लेगी कि वो 1998 वाली स्थिति न दोहराई जाए अगले चुनाव में। मुझे लगता है इस मामले में बीजेपी जो है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके नेता वो काफ़ी पारंगत हैं। और जिस तरीके से केंद्र में सरकार चल रही है उसके बाद यही लगता है। लेकिन देखिए, एक बड़ी अहम बात है, रामकृपाल सर छोटा छोटा कमेंट इस पर कर लेंगे जल्दी से, कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, उनकी सियासत पर भी तो सवाल उठेंगे ना। अरविंद केजरीवाल का जो सियासी सफर है वो किस ओर जाएगा, क्या पंजाब की ओर जाएगा या दिल्ली में कोई नया रास्ता तलाशेंगे? अभी तक इंडिया गठबंधन में जो एक बड़ा भूमिका निभाने की वो कोशिश कर रहे थे वो। देखिए, राजनीति को व्यक्ति से मत आकलन कीजिए। एक लाइन है आगे की है कि राजमार्ग पर चलने वाले रास्ता नहीं चुनते, रास्ता उन्हें खुद चुनता है। स्थितियां देखिए, परिस्थितियां। असम में असम गण संग्राम परिषद आई थी, बहुत पॉपुलर थी, लेकिन कहाँ चली गई पता नहीं चला। देखिए, 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं हमारे यहाँ, 2 राष्ट्रीय पार्टियां और कुछ जगहों पर मजबूत क्षेत्रीय दल। तो राष्ट्रीय पार्टियों, जिसमें से भी एक राष्ट्रीय पार्टी या दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जब वो मतलब जनता के विश्वास से उतर जाती हैं, तो या तो उनके सामने एक राष्ट्रीय पार्टी का विकल्प दूसरी राष्ट्रीय पार्टी हो या फिर स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टी हो, तो वो हो जाता है। लेकिन आज की तारीख में जो चीज़ें, अभी बहुत सारी बातें हो रही थी कि वाजपेयी जी के ज़माने में 3 मुख्यमंत्री हुए, भाई वो वाजपेयी जी का ज़माना था, वो भूल जाइए। 2014 के बाद से एक नई बीजेपी आई है। जिस जगह पे बाबरी मस्जिद ढही और जिस राम मंदिर आंदोलन पर चल करके इतना सब कुछ हुआ, उसी उत्तर प्रदेश में मोदी से पहले बीजेपी आईसीयू में थी, 4थे नंबर की पार्टी, 3रे-4थे नंबर की। तो उसके बाद से जो परिवर्तन हुआ है, मैं एक बात कह रहा हूँ कि केजरीवाल को क्यों वोट दिया जाए। सबसे पहले सवाल इस बात का है कि केजरीवाल क्यों बेहतर विकल्प हैं बीजेपी से या कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी की तुलना में होते, तो मैं ये कह रहा हूं कि अब केजरीवाल को भूल जाइए। सवाल इस बात का है कि अब राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी है, और एक बात जान लीजिए, बीजेपी बाय डिफ़ॉल्ट भी रहेगी। उसका कारण यह है कि रीजनल पार्टियों का कोई भी गठबंधन आज़ादी से लेके अब तक केंद्र में, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, कभी भी 5 साल तो छोड़िए 2.5 साल भी नहीं चला है। तो एक बात तो बीजेपी को तय है कि मेरा विकल्प अगर कोई हो सकता है, कांग्रेस हो सकती है, क्षेत्रीय दल कभी नहीं हो सकते, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर। तो एक ही लक्ष्य रखो कि कांग्रेस को 100 के आसपास रखो, बहुत कमज़ोर भी मत रखो, क्योंकि कांग्रेस 100 के आसपास रहेगी तो क्षेत्रीय दल कमज़ोर रहेंगे, और 100 के ऊपर इसको जाने मत दो, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है बीजेपी एक रहेगी इस देश में, तय जान लीजिए, इसके सिवा कोई विकल्प नहीं है। तो ये फार्मूला बीजेपी के चलता, और बीजेपी में मोदी आज से नहीं, मैं शुरू से कह रहा हूँ, 2014 से पहली बार ऐसा हुआ कि एक राइट विंग पार्टी ने बिना कोई नारा दिए इंदिरा गांधी और सीपीएम का वो समाजवाद बिना नारा दिए उसको लागू कर दिया। आप देख लीजिए, घर, शौचालय,
सारी चीज़ें जिसको कहते थे, इंदिरा गांधी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण इसलिए किया था कि गरीब बैंक के दरवाजे में खाता खोल ले, वो काम जाकर के 2014-15 में शुरू हुआ। तो ये जो एक सोशलिज्म था इस देश में, उसको एक राइट विंग पार्टी ने अल्ट्रा लेफ्ट का वो नारा चुपचाप ले लिया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, और वो आगे भी इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। ये जो आप फ्रीबीज की बात, जिसको केजरीवाल के लिए बड़ी गाली दी जाती है, आप ये देखिए, घर से नल से जल, उसमें दिल्ली भी शामिल है। ये योजना पहले से चल रही है। तो अगर मान लीजिए हर घर पर नल पहुंचेगा तो दिल्ली में भी पहुंचेगा, वो पार्ट एकदम है। तो आप इन चीज़ों को देखिए कि जो योजनाएं मोदी जी राष्ट्रीय स्तर पर ला रहे हैं, उसका लाभ सबको मिलेगा, दिल्ली को भी मिलेगा। दिल्ली को ज़्यादा आसानी होगी, चूँकि ये केंद्रीय राजधानी है, इसको आधा मेंटेन करना की जिम्मेदारी केंद्र की है। पूरे दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, तो दिल्ली की हालत बाकी राज्यों से बहुत बेहतर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली में फिर से किसी रीजनल पार्टी का आना बीजेपी की इतनी बड़ी विफलता अगर हो जाए कि वो बिल्कुल नज़रों से उतर जाए, और मुझे ऐसा नहीं लगता है। एक बात और बता दूँ, शीला दीक्षित का जो हुआ था, वो शीला दीक्षित इसलिए नहीं हारी थी कि शीला दीक्षित का था, वो अन्ना आंदोलन के कारण था, वरना शीला दीक्षित को ये बुरी हार नहीं मिलती। राजस्थान में गहलोत इसलिए हार गए थे और अपना ये मध्य प्रदेश में जो इसलिए जीत गए थे कि चूंकि केंद्र की एंटी इनकम्बेंसी राजस्थान में गई थी, वरना गहलोत ने बहुत अच्छा काम किया था, गहलोत इसलिए हारे थे। तो अगर केंद्र की जो सरकार है वो इतनी अनपॉपुलर हो जाएगी तो दिल्ली में काम करके भी आप हार सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा। लेकिन मुझे इसकी आशंका नहीं दिखाई पड़ती। देखिए, ये बात आशंका नहीं लगती है, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल की सियासी दशा दिशा किस तरफ बढ़ेगी, क्या लग रहा है? क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, चाहे सोशल मीडिया पे अलग अलग लोगों की राय देख लीजिए, पंजाब को लेकर अलग अलग अफवाहें अभी से उड़ना शुरू हो गई। देखिए, केजरीवाल पे आने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगी। अभी किसी ने कहा कम आंकना चाहिए या अभी वो उतनी बड़ी चुनौती? उस पर मैं आती हूँ, लेकिन जो दिल्ली में सरकार के सामने चुनौती है, उसमें एक ये सबसे बड़ी चुनौती है कि अब उनके पास जो वो कन्फ्रंटेशन का, चूँकि केजरीवाल का वर्सेस सेंटर हमेशा कन्फ्रंटेशन का रहा रास्ता, तो वो एक बहाना की तरह यूज़ करते रहे कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार अब जो है, उसके पास ये स्मोक स्क्रीन नहीं होगा, वो कह नहीं सकती है कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है। तो सबसे बड़ी चुनौती तो उनके पास यही है कि वो जो कह रहे हैं उनको करना होगा, वो दाएं बाएं नहीं घुमा सकते हैं किसी को, और कैसे करेंगे ये उनको जनता को समझाना होगा, बताना होगा। केजरीवाल की राजनीति आप देखिए आदर्श जी, केजरीवाल बीजेपी को परास्त करके नहीं लाइमलाइट में आए थे। उनकी एंटी कांग्रेस वाली जो पॉलिटिक्स थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन रहा, उसकी वजह से वो अभी आए थे सत्ता में, और 10 साल उन्होंने फिर दिल्ली में जो एक डिफरेंट कल्चर राजनीति का वो लेके आए। फ्रीबीज हो गए, स्कूलों में थोड़ा काम हुआ, ये सही बात है, हॉस्पिटल्स में काम हुआ, ये भी सही बात है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं हुआ बट थोड़ा बहुत काम हुआ। तो एंटी बीजेपी राजनीति केजरीवाल की नहीं थी। तो अब केजरीवाल कौन सा आउट ऑफ द बॉक्स एक आइडिया लेके आएंगे जिससे कि वो फिर से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, ये देखना होगा। क्योंकि उनके जो जितने भी ट्रिक्स थे, पत्ते थे, वो सब निकाल चुके हैं। एंटी बीजेपी राजनीति उनके बस की बात नहीं है। वो खुद भी बीजेपी वाले ही सॉफ्ट हिंदुत्व की बीजेपी की तरह सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति केजरीवाल की हमने देखी है, वो उस राजनीति का रूट नहीं अख्तियार कर सकते हैं। तो अब वो कौन सा एक ऐसा आइडिया लेके आएंगे जो कि लोगों को अपीलिंग लगे, ये हमें देखना होगा। उनका फ्रीबीज वाला फॉर्मूला तो अब हर पार्टी ने अपना लिया है, तो अब क्या वो करेंगे? मुझे थोड़ा आम आदमी पार्टी का भविष्य कुछ दिन तक मुझे लगता है डोलड्रम में रहने वाला है। में रहने वाला। देखिए अवधेश सर, सोशल मीडिया पर देख रहा था मैं लगातार चुनाव के नतीजे आने के बाद और उसके 2-4 दिन के बाद से जिस तरह की तस्वीरें आनी शुरू हुई, सोशल मीडिया पर बहुत सारे सवाल लोग उठा रहे थे कि केजरीवाल जी फिर एक बार वही ढीली कमीज पैंट में नजर आना शुरू हो गए हैं, गोपाल राय फिर वापस छोटी गाड़ियों में, नैनो में घूमना शुरू हो गए हैं, तो अब उनको फिर याद आ गया है कि वो आम आदमी हो गए हैं। इस तरह की चीज़ें चल रही, तो मतलब फिर वापस अपने कोर की तरफ लौटेंगे, फिर उससे वापसी का रास्ता निकलेगा, या कुछ नई रणनीति दिख रही है, या अभी इंतजार है, या वाकई बहुत बड़ा ब्रेक फिलहाल बीजेपी ने लगा दिया? देखिए, केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अपने अस्तित्व को बचाए रखना, क्योंकि जो कुछ उन्होंने आंदोलन में किया उसके विपरीत आपने आचरण किया है। अपने पुराने साथियों के साथ जिस ढंग से आपने दुर्व्यवहार किया, हिंसा किया, बाहर निकाला,
और उनके सामने ही अब जो योगेंद्र यादव जी और बाकी लोग बहुत सारी बात पहले ही अब जो बता रहे हैं कि कैसे वो अपने लोगों से फ़ोन करवा कर और आरोप लगाते थे कि भाजपा हमारे विधायकों को जो है खरीदना चाहती है और उस आदमी का नाम लिया जा रहा है कि वो सब उस समय हो रहा था। तो अब यह है कि देखिए, कोई अगर व्यक्ति पाप, कहा गया है कि पापी से बड़ा दुर्भाग्यशाली धरती पर कोई नहीं होता है, कि कठिन समय में आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता। तो अब अरविंद केजरीवाल उस रूप में आंदोलन खड़ा करेंगे या कुछ भी कहेंगे, उसकी विश्वसनीयता रहेगी और लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे, फिर तो ये तो दुनिया में पता नहीं कितना आश्चर्य होगा। इसलिए वो एक सबसे बड़ी कठिनाई उनके सामने है। दूसरे ये है कि उन्होंने भाई दिल्ली को जो कुछ भी वायदा किया, अगर वो पूरा हुआ ही नहीं है तो जनता के बीच वो क्या लेके जाएंगे। भारतीय अरविंद केजरीवाल की राजनीति को दिल्ली में पराजित करना सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए थी, और अगली एक ममता बनर्जी दो रही। तो अरविंद केजरीवाल की ऐसी पॉलिटिक्स रही है जिसकी काट किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि जीतती है, चाहे पंजाब में जीते तो सारी पार्टी साफ, दिल्ली में जीते तो सारी पार्टी साफ। तो उस पॉलिटिक्स को धक्का लगाया और यहां से उसके पतन की शुरुआत होगी। उसके कारण साफ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अपना कोई कैडर बेस नहीं रहा है। दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी का रहा है, थोड़े बहुत बसपा समाजवादी पार्टी का भी हल्के फुल्के रहे। तो उनके जितने मेंबर्स और नेता बने, ज्यादातर उधर से आए हुए लोग रहे हैं। जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो तो आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, तो आए हुए लोग रहे। चूंकि 22 आपके पास विधायक हैं, उसमें से 16 चाहिए टूटने के लिए, तो आसानी से विधायक दल में का टूटना कठिन होगा। लेकिन पार्टी के अंदर जो एक असंतोष केजरीवाल जी को लेके था, और जो भ्रष्टाचार के आरोप खासकर शराब घोटाले में बाकी में लगे हैं, राज्यसभा सीटें बेचने के लिए, लोकसभा टिकट देने के लिए लगे हैं, जो मुख्यमंत्री का भवन की बात आई है, उन सब के कारण पार्टी के अंदर पहले से असंतोष था। और जब वो जेल से बाहर निकल के, जेल जब उनको अरेस्ट किया गया था, तो दिल्ली में एक बड़े आंदोलन की योजना थी, 4-5 दिन से चला नहीं था। इसलिए उसमें तो अपने को जाना नहीं है, वो बैठ के तो नहीं रहेंगे। वोट का परसेंटेज बहुत 2 का ही अंतर है, लेकिन एक शुरुआत हो गई। अनेक ऐसी पार्टियां देखेंगे जो समय के साथ खत्म भी हुई है। जो पार्टियां कुछ विचार पर रही है, जिनके पुराने लोगों ने परिश्रम किया है, वो भले 4-5 भाग में रहे लेकिन प्रभावी रहती हैं। इस प्रकार की जो पार्टियां थी, जो स्वतंत्रता के बाद इस ढंग से पहली बार इस पार्टी का उदय हुआ था, इस कैरेक्टर में कोई पार्टी नहीं आई थी, ऐसे पार्टी का खत्म होना ही उसकी अस्थायी नियति होती है। राकेश सर, पंजाब का रास्ता या क्या, क्योंकि चर्चाएं तो बहुत सारी चल रही हैं। देखिए, उनके सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो है आम आदमी पार्टी में एकजुट बनाए रखना। मेरा अपना आकलन ये है कि आम आदमी पार्टी भी कहीं जनता दल के हश्र में न पहुंच जाए। 80 में जनता दल का गठन हुआ और 90 में पतन हुआ, बिखर गई जनता दल, और सभी जनता दल के नेता अपने अपने राज्य के छत्रप बन गए। तो आम आदमी पार्टी में हालांकि 2 ही राज्यों में सरकारें रही हैं, दिल्ली और पंजाब में, लेकिन पंजाब में जो सरकार है उसमें भी भगवंत मान, जिस शब्द का उपयोग प्रधानमंत्री जी ने कहा, आपदा मुक्त, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी की हार और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनने से जिस तरीके से दिल्ली आपदा मुक्त हुई है, उसी तरह से भगवंत मान भी खुद को आपदा मुक्त ही महसूस कर रहे होंगे। आने वाले समय में अब आज आम आदमी पार्टी के यदि नेता देखा जाए तो भगवंत मान स्वयं को बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। ऐसे में दिल्ली और पंजाब, इन दोनों जगहों पर आम आदमी पार्टी के बिखरने की संभावनाएं मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही। उसका एक बड़ा कारण ये भी है, मैंने जनता दल का उदाहरण इसलिए दिया कि किसी भी पार्टी की मजबूती का आधार होता है समर्पित और समर्थित कार्यकर्ताओं का एक जत्था होना। आज इनके पास समर्पित और समर्थित कार्यकर्ताओं का या नेताओं का अभाव है, और उसका कारण ये है कि जो समर्पित लोग थे उन्हें अरविंद केजरीवाल जी ने या तो निकाल दिया या निकलने के लिए मजबूर कर दिया था। इसलिए आज स्वयंभू नेता बन के जो आम आदमी पार्टी को चला रहे थे, आज उनके सामने पंजाब सबसे बड़ी चुनौती के रूप में आएगा। और मुझे लगता है दिल्ली में भी जो लोग चुनाव जीत गए, चाहे वो आदसी हो या गोपाल राय हो, वो कहीं ना कहीं आगे चल के अरविंद केजरीवाल जी के लिए चुनौती बनेंगे और भगवंत मान भी चुनौती बनेंगे। तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या जो है वो भारतीय जनता पार्टी को घेरने से ज़्यादा है आम आदमी पार्टी को समेट के रखना। समेट कर रखना जल्दी से। कहा वो
सहयोगियों को उन्होंने निकाल दिया या वो छोड़ गए, मैं उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, सहयोगियों को निकाल ही दिया नहीं, उन्होंने बिल्कुल उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल नील हो गई है केजरीवाल की आज की डेट में, क्योंकि जिसका जिसका सहयोग उन्होंने अपने आप को खड़ा करने के लिए लिया, उन सभी को उन्होंने डंप किया है। और ये दिख रहा है, हर किसी को उन्होंने एकदम बिल्कुल यूज़ एंड थ्रो वाली पॉलिसी अपना के डिस्कार्ड किया है। तो अब केजरीवाल का अपना जो क्रेडेंशियल है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। लोग उन पे अब भरोसा जल्दी करने वाले नहीं हैं। बड़ी बात कह रही है, लोग बिल्कुल भरोसा करने वाले नहीं है। समीर सर, चुनाव के पहले ऑपरेशन लोटस की चर्चा कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के नेता, क्या अब वो खतरा ज़्यादा बढ़ गया उनके लिए, क्योंकि अब तो वो खुद भी नहीं जीत पाए हैं, और ऐसे में जब असंतुष्ट होंगे लोग और सवाल उठाएंगे नेतृत्व के ऊपर, तो फिर देखिए, फिलहाल मुझे लगता है कि बहुत जल्दी दिल्ली विधानसभा में ये होगा नहीं। 22 विधायक आम आदमी पार्टी के, और कई विधायक उनके जो जीते हैं, जो मुस्लिम डोमिनेंट से जीते या पूर्वांचल से, वहाँ आम आदमी पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। तो विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, इस्तीफा देंगे, फिर इसकी क्या गारंटी को भारतीय जनता पार्टी के सीट पर टिकट पर चुनाव जीतेंगे। तो मुझे इसकी संभावना बहुत कम लगती है। ठीक है, एक आध दो विधायक अगर आ जाए तो आ जाए, कोई बड़ी टूट होगी कि 2/3 विधायक टूटकर अगर भारतीय जनता पार्टी में चला जाए, इसकी संभावना फिलहाल मुझे कम नजर आती है। सबसे बड़ी संभावना मुझे जो अभी नजर आ रही है कि एमसीडी में बड़ी टूट होगी, मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा, और अप्रैल में वैसे भी अभी मेयर का चुनाव होने वाला है। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले 4 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए आम आदमी पार्टी के, तो मुझे लग रहा है कि अब ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें दिल्ली विधानसभा में है, तो अब एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर और अपना बहुमत चाहेगी, जो अप्रैल में लगभग तय है कि अप्रैल में भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बना लेगी। रही बात पंजाब की, तो पंजाब में 117 में से 93 विधायक आज अगर आम आदमी पार्टी के हैं, तो उसमें टूट की संभावना मुझे फिलहाल कोई नजर नहीं आती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहाँ न 3 में न 13 में है, कांग्रेस भी सिर्फ 16 विधायक लेकर है। तो इतनी बड़ी टूट पंजाब में होगी फिलहाल मुझे नजर नहीं आता। लेकिन आम आदमी पार्टी का भविष्य में असम गण परिषद का जो भविष्य रहा है असम में प्रफुल्ल कुमार महंतो का, उसके रूप में देखता हूँ कि वो स्टूडेंट मूवमेंट से निकले, और जिस तरीके से प्रफुल्ल कुमार महंतो एकदम छा गए थे आसाम के अंदर, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, और बाद में जिस तरीके से वो खंड खंड होकर पार्टी के नेता अलग अलग टूटकर खत्म हो गई पार्टी, वैसा ही मुझे लगता है भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर है। हारने के बाद से वो जिस तरीके से बाहर नहीं निकले, अभी संगठन की बैठक नहीं ले रहे, अभी वो हार के सदमे में है। विपक्ष में पहली बार आम आदमी पार्टी गई है, विपक्ष के रूप में अरविंद केजरीवाल पार्टी को कैसे एकजुट कर रख सकते हैं, कार्यकर्ताओं के अंदर हौसला कैसे बनाए रख सकते हैं, कैसी कोई नई राजनीति लेकर आते हैं वो, जिससे भारतीय जनता पार्टी को घेर सके, पंजाब में अपनी सरकार की वापसी कर सके। और उसके अलावा अन्य राज्यों में जहां चुनाव है, जैसे इस साल बिहार में चुनाव है, तो बिहार के लेके वो क्या रणनीति अपनाते, क्या वो कांग्रेस के साथ जाते हैं या कोई नई रणनीति बिहार में अपनाते। राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है आम आदमी पार्टी, तो उसको राष्ट्रीय स्तर पर बनाए रखने के लिए कि पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी रहे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बाहर क्या करते हैं, लेकिन दिल्ली तो उन्हें मजबूत करना होगा, पंजाब को बचा के रखना होगा कि अगले चुनाव में पंजाब आए। अब अरविंद केजरीवाल की असली राजनीतिक परीक्षा तो अब शुरू होगी कि विपक्ष में बैठकर वो कैसे संगठन मजबूत करते, ये देखना बाकी है। ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि विपक्ष में बैठकर कैसे संगठन को मजबूत करते हैं। विनोद सर, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपकी इस पूरे मसले पर, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल की जिस तरह की राजनीति थी, चुनौती केवल उनको, अगर मैं पंजाब पर थोड़ा फोकस करूं, बीजेपी तो अपनी तरफ से जो कोशिश करेगी, लेकिन कांग्रेस तो वहां पर पूरी तरीके से घात लगाए बैठी हुई ना कि मौके की तरह। देखिए, आम आदमी पार्टी का जब उद्भव हुआ था 2013 में और उसके बाद 2015 में, तो बहुत सारे मित्रों ने कांग्रेस के अंत की भविष्यवाणी कर दी थी और कहा था अब आम आदमी पार्टी उसी जगह ले लेगी। मुझे अच्छी तरह याद है, बड़े तमाम सुनाम धन्य पत्रकार मित्रों ने, और तब भी मैंने असम गण परिषद का उदाहरण दिया था। हमने कहा ऐसा नहीं पहली बार हुआ है, इसके पहले भी नौजवानों की एक पार्टी असम में बनी थी, लेकिन हाँ वो चूँकि पूर्वांचल में थी, बहुत उत्तर पूर्वोत्तर में थी, तो मुख्य भूमि में, और आज हम सब उसी का उदाहरण दे रहे हैं। क्या उसका कारण है कि असम गण परिषद जब बनी थी तो उसका एक जो असम आंदोलन के गर्भ से निकली थी, असम आंदोलन का जो एजेंडा था वो, उसके बाद वो नया एजेंडा पैदा नहीं कर पाई पार्टी। ये पार्टी भी अन्ना आंदोलन के गर्भ से निकली, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का इसका एजेंडा था, उसमें पूरी तरह फेल रही। तो जब आपका एजेंडा खत्म हो गया, आपका विचार खत्म हो गया, और सामाजिक जनाधार कभी इस पार्टी का कोई रहा नहीं। आप देखिए लालू प्रसाद यादव पर इतने आरोप लगे भ्रष्टाचार के, जेल भी गए, सजा याफ्ता भी हुए, लेकिन उनकी पार्टी है जिंदा है, क्योंकि उसका सोशल बेस है, सामाजिक आधार है। समाजवादी पार्टी का सामाजिक आधार है, तो जिन पार्टियों का सोशल बेस मजबूत होता है वो अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी खड़ी रह सकती हैं। आम आदमी पार्टी के साथ सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ना तो उसके विचार का आधार है और ना ही उसका सामाजिक आधार है। ऐसे में दिल्ली में, ये मैं मानता हूँ, समीर की बात से सहमत हूँ कि उनके 22 विधायक एकदम टूट के बीजेपी के पास चले जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के पास देने के लिए क्या है, 6+1 7 से ज़्यादा मंत्री अब बना नहीं सकते।
बहुत कुछ जहाँ देने का होता है वहाँ ज़्यादा टूट फूट होती है। और बीजेपी क्यों अपने ऊपर बोझ लेना चाहेगी? एक अपने को ज़बरदस्ती और बदनामी लेगी और एक बोझ और लेगी, उसको अपने जो सीनियर विधायक हैं, वरिष्ठ हैं, उनको ही देने के लिए अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा, किसी को कॉर्पोरेशन देना पड़ेगा, किसी को कुछ देना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है कोई विधायक दल में टूट होगी, लेकिन उसके सामाजिक जनाधार का क्षरण हो सकता है अगर कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अपने पत्ते सही ढंग से खेलती है, अपना संगठन मजबूत करती है और फिर लोगों के पास जाती है, तो उसका सामाजिक जनाधार आम आदमी पार्टी का कांग्रेस की ओर लौट सकता है। अगर ये स्थिति होती है तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए दिक्कत होगी। पंजाब की जहाँ तक बात है, पंजाब में डिलीवरी को लेकर के तमाम सवाल हैं। वहाँ की सरकार पर विज्ञापन बड़े बड़े भगवंत मान भी देते हैं, लेकिन ग्राउंड पर स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और उसका फ़ायदा कांग्रेस उठा पाएगी। बीजेपी भी पंजाब को छोड़ नहीं रही है। जिस तरह उन्होंने सिरसा को मंत्री बनाया है, देवेंद्र सिरसा को, तो एक दीर्घकालीन राजनीति के तहत बनाया है। तो बीजेपी भी पंजाब में अकालियों से अलग अपनी एक हैसियत वहाँ बनाना चाहती। सुनील जाखड़ को लेकर के उसने इनरोड किया है बहुत सारे, रविंदर सिंह बिट्टू को जिस तरह उसने प्रमुखता दी है। तो हाँ, अमरिंदर सिंह को लेकर, अमरिंदर सिंह का तो खैर अब चैप्टर क्लोज हो गया, वो तो कुछ नहीं, लेकिन रवनीत बिट्टू को भी लेकर आए। तो बीजेपी भी पंजाब को बहुत अपने एजेंडे में रखे हुए है। तो आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में चुनौतियां हैं। मैं नहीं कह रहा सरकार गिर जाएगी, सरकार इसलिए नहीं गिरेगी कि नंबर बहुत ज़्यादा है, बीजेपी के एमएलए नहीं है, कांग्रेस के 16 एमएलए हैं, तो कोई सरकार को खतरा नहीं होगा। कोई ऐसा बड़ा काम हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आए, वो अलग बात है। अब वो भी बहुत मतलब एक्सट्रीम स्थिति, और अभी तक मोदी सरकार ने किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया नहीं है उस तरह से। तो मुझे लगता है वो दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन सामाजिक जनाधार जो है वो बचाने की बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने है। और जैसा पूर्णिमा जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की साख खत्म हो चुकी है और उन्होंने जिस तरह अपने जिन सीढ़ियों पर चढ़ के उस शिखर तक पहुंचे थे, उस सारी सीढ़ियां उन्होंने तोड़ दी, सारी सीढ़ियां गिरा दी, और इसीलिए शिखर से नीचे गिरे हैं तो घाव गहरे हैं। इसलिए जो है उनको समझने में समय लगेगा। अब संभल पाते हैं कि नहीं संभल पाते हैं, कांग्रेस कैसा करती है, इंडिया गठबंधन के दूसरे सहयोगी क्या करते हैं, ये सब आने वाले समय में देखना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है इस पर तो नजर हमारी बनी रहेगी। सर जल्दी से एक लाइन केवल मैं कह दूं कि देखिए, अरविंद केजरीवाल पैदा क्यों हुए, क्या कारण थे? देखिए, अगर आप वो समय सोचिए, 2 बार केंद्रीय स्तर पर जो बड़े परिवर्तन हुए हैं, एक जयप्रकाश नारायण के नाते हुआ था और दूसरा अन्ना हजारे के कारण हुआ था। और लक्ष्य ये नहीं था कि दिल्ली में सरकार बनाना, ना अन्ना हजारे का था ना कोई। उससे क्या हुआ कि लक्ष्य तो था कि पूरे हिंदुस्तान में एक वैकल्पिक राजनीति, लेकिन उसके बजाय हुआ क्या कि जैसे पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने, मतलब मीन्स परिवर्तन की बात थी, लेकिन आप आ करके जैसे कि एक पुडुचेरी या दिल्ली यहाँ से शुरुआत किए, तो ये शिखर नहीं था, बिल्कुल शुरुआत। और वो शुरुआत ऐसी खराब हुई है कि अब आने वाला किसी भी पार्टी के पैदा होने के कारण होते हैं और उस पार्टी के बने रहने के भी कारण होते हैं। आज इस पार्टी के पैदा होने के भी कारण खत्म हो चुके हैं और बने रहने के भी कारण खत्म हो चुके हैं। और एक बात मैं बता दूं, जो मैंने पिछली बार भी आपके यहाँ लगातार कही थी कि कांग्रेस विकल्प के रूप में आती है नहीं, लेकिन कांग्रेस अब धीरे धीरे बढ़ेगी। जैसे वो 100 पर पहुंच गई है लोकसभा में, दिल्ली विधानसभा में भी उसका वोट परसेंट बढ़ा है। आज भले लोग उसको मायावती कह रही हैं, गाली दें, तो भैया कांग्रेस पार्टी क्या दूसरों की बैसाखी बनने के लिए हुई थी, रूल करने के लिए। और अगर यही स्थिति रही तो मैं फिर कह रहा हूँ कि धीरे धीरे, जैसे कभी बीजेपी अकाली दल की बैसाखी थी, लेकिन महाराष्ट्र में भी शिवसेना की बैसाखी थी, खुद खड़ी हो गई, ऐसे ही पंजाब का भविष्य जो मुझे लग रहा है वो बीजेपी और कांग्रेस, यही 2 ताकतें वहाँ उभरेंगी। जिन कारणों से बीजेपी यहाँ आप पार्टी समाप्त हुई है, इन्हीं कारणों से पंजाब में भी समाप्त होगी। आप इस बात को लिख लीजिए। देखिए, सभी वरिष्ठ पत्रकारों की राय आपने जानी। अब देखिए दिल्ली में क्या बड़ी चुनौतियां हैं उस पर भी हमने बात की, और अरविंद केजरीवाल की सियासत आखिर किस दिशा में जा सकती है, क्या चुनौतियां हैं और क्या उनकी साख पर सवाल उठ रहे हैं, ये तमाम चीजें हमने समझने की कोशिश की है। आपकी इस पर जो राय है वो भी आकर आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अपने सवाल भी जरूर छोड़कर जाइएगा ताकि अगले कार्यक्रम में हम उन सवालों को ले सकें। और देश और दुनिया की बड़ी खबर के लिए अमरउजाला.com पर बने रहिएगा। धन्यवाद। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।